हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं 30 जून के द हिंदू न्यूज़पेपर को। आज का द हिंदू हम एनालाइज करें 30 जून का। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे इन 4 मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम का जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, इन लेक्चर्स का पीडीएफ। हमारा नाम जो है टेलीग्राम चैनल का वो है मयूरी भागवानी। एक और चैनल है मयूरी भागवानी यूपीएससी नाम से, ये हमारा डिस्कशन ग्रुप है। अगर आप चाहो तो अपने आंसर्स वगैरह पोस्ट कर सकते हो टू गेट अ पीयर रिव्यू। इसके अलावा मेल और ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अभी लास्ट 2 दिनों से मैं यहाँ पे द हिंदू एनालिसिस पब्लिश नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ सम ऑफ माई हेल्थ इश्यूज। एंड एज यू नो कि मैं अकेली ही हूँ जो इस पूरे चैनल को हैंडल कर रही हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा कभी कभी इस तरह की चीज़ें हो जाती है। सो आई एम सॉरी फॉर द डिले एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। आगे की बात करते हैं टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी की। अ लिटिल प्रोग्रेस इज स्टिल अ प्रोग्रेस। तो देखो, आप अपने प्रोग्रेस पे ध्यान दो। आप डेली इस चीज़ पे ध्यान दो कि जो कल आप थे और जो आज आप हो उसमें कितना डिफरेंस है, क्या कोई प्रोग्रेस है या नहीं। आपकी जो कंपटीशन है कुल मिलाकर वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है। नो बडी एल्स इज योर कॉम्पिटिटर। ओके, तो दूसरों की प्रोग्रेस या दूसरों को देख के हमें खुद को जज नहीं करना है। आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। तो देखो, GS1 में कुछ भी नहीं है हमारे पास। GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन में देखेंगे टर्की मेड पीस विद स्वीडन एंड फिनलैंड। तो ये पूरा इशू क्या है समझेंगे, नाटो से रिलेटेड इशू है। इसके बाद गवर्नेंस में हम देखेंगे स्पीडिंग मेजर कॉज ऑफ डेथ। तो यहाँ पे स्पीडिंग को लेकर यानी कि रोड एक्सीडेंट्स को लेकर कुछ डाटा सामने आया, उसको देखेंगे। पॉलिटी में देखेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। पेपर 3 में सिक्योरिटी में देखेंगे ब्लैरिंग रेड के बारे में। ठीक है, ये क्या है ये इंसिडेंट पूरा समझाऊंगी। इकोनॉमी में देखेंगे फार्म कोऑपरेटिव्स के बारे में एंड GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, तो शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एथिक्स का कोर्स चल रहा है। ठीक है, लेकिन हालांकि इसके एडमिशन जो हैं वो एनरोलमेंट जो हैं वो क्लोज हो चुके हैं। ये स्लाइड हटाना मैं भूल गई। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये एथिक्स का कोर्स अभी हमारा चल रहा है, जस्ट इन्फॉर्मिंग। ओके, चलो आगे बात करते हैं। हाउ टर्की मेड पीस विद स्वीडन एंड फिनलैंड ज्वाइनिंग नाटो। तो देखो, यहाँ पे नाटो से रिलेटेड ये न्यूज़ है। अब नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं। ठीक है, वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं। बेसिकली ये एक मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, मिलिट्री अलायंस है। और ये कब बना था? ये बना था 1949 में। ऑलराइट, अब देखो आज की डेट में लगभग 30 कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। और एक इसका आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 5। ओके, आर्टिकल नंबर 5 एक इसका मेजर आर्टिकल है और यही आर्टिकल इसको सही मायने में नेटो बनाता है। अब इस आर्टिकल नंबर 5 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि जो 30 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं उसमें से अगर किसी भी मेंबर के ऊपर कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड कंट्री अटैक करती है तो ये जो अटैक है ये सिर्फ इस कंट्री, इस मेंबर कंट्री के ऊपर नहीं माना जाएगा। ये अटैक माना जाएगा कि पूरी की पूरी नेटो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये अटैक हुआ है। ठीक है, तो ये अटैक नेटो के ऊपर माना जाएगा और ये सिंगल कंट्री के ऊपर नहीं माना जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे सभी कंट्रीज जा जाके नेटो में क्यों शामिल हो रही हैं। क्योंकि आपको पता है कि रशिया यूक्रेन अभी वॉर चल रहा है ना। और रशिया काफी अग्रेसिव सी भूमिका अभी निभा रहा है पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में। तो रशिया इज बीइंग वेरी अग्रेसिव एंड रशिया हैज रिसेंटली अटैक्ड ओवर यूक्रेन। और इसी के डर से, रशिया के ही डर से कि कहीं हम पर भी अटैक ना कर दे, इसीलिए स्वीडन और फिनलैंड भी कंटिन्यूसली शामिल होना चाह रहे हैं नेटो में। ठीक है, तो देखो इसके बारे में देखते हैं। अभी मैं आपको पूरा मुद्दा समझाती हूँ। ठीक है, तो आसान सी भाषा में समझाती हूँ। स्वीडन और फिनलैंड, मैंने आपको कुछ दिनों पहले इनके बारे में बहुत डिटेल में समझाया भी था, लेकिन फिर भी आज एक होमवर्क आप लोग करना। आप लोग इनकी लोकेशन जाके देखना मैप में, स्वीडन और फिनलैंड की। आप देखोगे कि फिनलैंड जो है, फिनलैंड की लगभग 1300 किलोमीटर की बाउंड्री जो है, बॉर्डर जो है, लैंड बॉर्डर, वो रशिया के साथ टच होती है। ठीक है, और रशिया के सारे नेबर्स अभी बहुत ही चमके हुए बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि रशिया ने जिस तरह से यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है और पूरा निचोड़ दिया है यूक्रेन को, वैसे ही फिनलैंड और जितनी भी आसपास की कंट्रीज हैं वो बड़ी डरी हुई हैं रशिया से कि कहीं हम पर भी अटैक ना कर दे कल को। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे फिनलैंड और स्वीडन दोनों ही दौड़ दौड़े गए नाटो के पास और इन्होंने बोला हमको भी शामिल कर लो अपने अलायंस में, सो दैट कल को अगर रशिया हमारे ऊपर अटैक करता है तो पूरा जवाब जो है सिर्फ हम नहीं, नाटो देगा पूरा मिलके, है ना। तो इसीलिए स्वीडन और फिनलैंड इसमें शामिल होना चाहते थे। अब देखो, शामिल होने के पहले इनको कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे अगर इनको नाटो का मेंबर बनना है तो इसमें लगभग 1 साल का पूरा प्रोसीजर लगता है।
तो पूरा 1 साल का पूरा प्रोसीजर लगता है, ठीक है। इसमें पूरा यहाँ पे सब वेरिफिकेशन वगैरह होता है, तो पूरे प्रोसीजर में यहाँ पे अप्लाई करने से मेंबर बनने के बीच में कम से कम 1 साल का समय लगता है। तो इस पूरे प्रोसीजर में 1 साल का टाइम कम से कम लगता है। तो देखो यहाँ पे 1 साल तक तो ये डगमगाता ही रहेगा, ये जो इनकी पोजीशन है वो। अब यही कम नहीं था, यहाँ पे टर्की ने भी, टर्की देखो, टर्की जो है ना वन ऑफ द नेटो मेंबर्स है, ओके। और ये एक रूल होता है नेटो में कि अगर किसी थर्ड कंट्री को हमको मेंबर बनाना है नेटो का, तो जितने भी मेंबर्स अभी प्रेजेंटली हैं नेटो के, वो सभी इसको अप्रूव करें। यानी कि कंसेंसस से ही किसी थर्ड पार्टी को नेटो का मेंबर बनाया जाता है, ठीक है। तो टर्की इसका मेंबर है ऑलरेडी। तो टर्की ने इसके ऊपर वीटो लगा दिया कि नहीं, हम तो शामिल नहीं होने देंगे स्वीडन और फिनलैंड को। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया? इन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि टर्की का कहना ये था कि टर्की बेसिकली, देखो टर्की की भी लोकेशन आप लोग देखना मैप में, तो टर्की का कहना ये था कि हमारे आसपास यहाँ पे एक पूरा मूवमेंट चल रहा है कुर्दिस्तान को लेकर, ठीक है। कुर्दिस्तान, तो ये कुर्दिस्तान का क्या मूवमेंट है? यहाँ पे कुर्दिश लोग जो हैं, कुर्दिश लोग ये बोल रहे हैं कि कुछ कुछ एरियाज हैं, कुछ टर्की का एरिया और कुछ आसपास की कंट्रीज के एरिया हैं, ठीक है। इनका कहना है कि हम इन सभी को मिलाकर एक कुर्दिस्तान बनाएंगे, और इसीलिए कुर्दिश जो यहाँ पे टेररिस्ट हैं या कुर्दिश प्रोटेस्टर्स हैं, वो यहाँ पे कुछ ना कुछ वायलेंट एक्टिविटीज करते रहते हैं टर्की में, ठीक है। तो यहाँ पे टर्की का कहना यह है कि ये जो कुर्दिश लोग हैं, कुर्दिश टेररिस्ट हैं, इनको सेफ हेवन्स प्रोवाइड करने का काम करता है स्वीडन और फिनलैंड। इसीलिए टर्की ये कह रहा है कि हम इनको शामिल नहीं होने देंगे नेटो में। अब स्वीडन और फिनलैंड यहाँ पे अटक गए कि अगर हमने ऐसा ही किया तो हमको ये शामिल नहीं होने देंगे। तो देखो ये पूरा वैसा सेम ही केस है जैसे इंडिया बोलता है ना कि इंडिया में जो टेररिस्ट आते हैं वो पाकिस्तान के कारण आते हैं, जो कि सच भी है, ठीक है। तो हम इसीलिए पाकिस्तान को आइसोलेट करने की इसमें लगे रहते हैं। तो वैसा सेम चीज टर्की कर रहा है विद स्वीडन एंड फिनलैंड, ओके। तो यहाँ पे स्वीडन एंड फिनलैंड के सामने टर्की ने एक शर्त रखी कि ठीक है, तुमको हम शामिल होने देंगे नेटो में, लेकिन उसके बदले तुम हमारे साथ एक एग्रीमेंट करो जिसमें तुम ये कमिट करो कि कुर्दिश लोग अगर तुम्हारे देश में आएंगे तो तुम उनको पनाह नहीं दोगे, तुम उनको सेफ हेवन्स नहीं दोगे। तो फाइनली क्या हुआ है, ये नेटो के अंडर ही एक एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है बिटवीन टर्की, फिनलैंड एंड स्वीडन। इन तीनों कंट्रीज ने एक ट्रायलेटरल मीटिंग में, स्पेन में ये मीटिंग हुई और यहाँ पे एक एमओयू साइन किया है, जिसमें फिनलैंड एंड स्वीडन ने ये बोला है कि ठीक है, जो भी टर्की के नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न है हम उसको एड्रेस करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उसके बदले टर्की हमें नेटो में शामिल होने दे। तो एमओयू बेसिकली बात करते हैं 3 पॉइंट्स की। पहला तो ये है कि ये जॉइंट कमिटमेंट है तीनों के बीच में, और पहली चीज यहाँ पे टेररिज्म को काउंटर करने की बात हुई है। दूसरी चीज यहाँ पे ये बोली गई है कि जितने भी टेरर सस्पेक्ट्स हैं उनको हम एक्स्ट्राडाइट करेंगे, यानी कि जो भी यहाँ पे स्वीडन और फिनलैंड में छुपे बैठे हैं उनको हम टर्की के हवाले करेंगे, ये कहा है स्वीडन और फिनलैंड ने। और तीसरी चीज बोली है कि अगर कोई भी हमको इस तरह की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटीज हमारे देश में होती हैं या फिर टेरर फाइनेंसिंग होती है अगर, तो हम उसको रोकेंगे, ये कहा है स्वीडन और फिनलैंड ने, ओके। तो ये 3 पॉइंटर्स पे बात हुई है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि अगर नेटो में ये कंट्रीज शामिल हो जाती हैं तो नेटो की प्रेजेंस रशिया के जस्ट नेबर तक हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जो ये एमओयू हुआ है इसमें सिर्फ यही बातें नहीं हुई, ये 3 पॉइंटर्स ही साइन हुए, इसके अलावा एक और चीज बोली गई है कि जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, इसके साथ भी कमिट किया गया है कि जो भी डिसइंफॉर्मेशन वगैरह फैलाई जा रही है इसके अगेंस्ट हम खड़े होंगे। और यहाँ पे टर्की का जो पार्टिसिपेशन है पेस्को यानी कि परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन प्रोजेक्ट में, उसको भी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये सब चीजें बात बोली गई है। अब टर्की ने क्यों विड्रॉ किया, इसका अपोजिशन, तो देखो टर्की का मैंने आपको समझा दिया कि क्यों यहाँ पे टर्की इनके अगेंस्ट था, ठीक है। अभी यहाँ पे फिनलैंड और स्वीडन ने ये बोला है कि हम यहाँ पे क्रिमिनल कोड के अगेंस्ट खड़े होंगे, ठीक है, क्रिमिनल कोड को मॉडिफाई करेंगे, क्रिमिनल कोड को मॉडिफाई करेंगे और टेररिस्ट एक्टिविटीज के अगेंस्ट खड़े होंगे। और स्वीडन ने बोला है कि हमारे यहाँ पे एक एक्ट है, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे जिसका नाम है टेररिस्ट ऑफेंस एक्ट, ओके। तो कुल मिला के ये बात है। अब सेकंड चीज यहाँ पे ये भी बोली गई कि टर्की ने ये भी बोला कि जो फिनलैंड एंड स्वीडन है या इनको सेफ हेवन्स प्रोवाइड करते हैं कुर्दिश लोगों को, तो ये भी बोला गया कि हाँ ठीक है, हमारे यहाँ पे जितने भी टेररिस्ट हैं या जितने भी सस्पेक्ट हैं उनको हम आपके हवाले कर देंगे, ये कहा है स्वीडन और फिनलैंड ने, ठीक है। अब देखो
फिनलैंड एंड स्वीडन जो है वो यहाँ पे टर्की के जो कंसर्न है उसको एड्रेस करने के लिए क्यों तैयार हो गए, क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रशिया के बहुत क्लोज आते हैं, ठीक है। और रशिया में आपको पता है कि रशिया किस तरह के अभी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है ना। और इसीलिए ये काफी डरे हुए हैं यूक्रेन में जो हो रहा है उससे, यूक्रेन में जो अग्रेशन देखने को मिल रहा है उससे, और इसीलिए ये तैयार हो गए जो टर्की की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए। अब इसका क्या मतलब है, जब अगर नाटो में शामिल हो जाता है फिनलैंड और स्वीडन, तो रशिया के लिए इसके क्या मायने हैं। तो देखो रशिया के लिए ये इंपॉर्टेंस है, रशिया के लिए ये मायने हैं कि रशिया के साथ लगभग 1300 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है ये कंट्रीज, ठीक है, लैंड बॉर्डर। अब यहाँ पे जैसे ही ये शामिल हो जाते हैं नाटो में, तो यहाँ पे रशिया के एकदम नेबर में आ जाएगा नाटो। और नेटो जो है कट्टर दुश्मन है रशिया का, नेटो के चक्कर में ही यूक्रेन पिसाया है, ठीक है। तो यूक्रेन में जो वॉर हो रही है वो नेटो के चक्कर में ही हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रशिया को टेंशन थी पहले कि कहीं मेरे नेबरर्स नेटो की तरफ ना अलाइन हो जाए, वो टेंशन अब रियलाइज होती हुई दिख रही है। ओके, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो रशिया के यहाँ पे काउंसिल है उसके जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये कहा है कि फिनलैंड और स्वीडन फालतू में ही डर रहे हैं, इनके साथ तो हमारी कोई यहाँ पे डिस्प्यूट नहीं है, किसी तरह का बॉर्डर एग्रीमेंट या किसी तरह का बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, तो ये लोग क्यों डर रहे हैं, रशिया इन्हें थोड़ी ना कुछ करेगा, तो इन्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है रशिया से, ये इनका कहना है। अब देखो 1948 से लेके आज तक फिनलैंड स्वीडन ने दोनों ने रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस निभाए हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करा है। अल्टीमेटली रिलेशंस जो हैं आगे जाके यहाँ पे स्ट्रेंड हो जाते हैं, जब यहाँ पे रशिया ने एक्सपेक्ट किया था कि फिनलैंड और स्वीडन इनकी साइड पे आ जाए, ठीक है। लेकिन फिनलैंड एंड स्वीडन ने नॉन अलाइनमेंट को यहाँ पे फोकस किया, ठीक है। जैसे हम नॉन अलाइंड मूवमेंट की तरफ थे, वैसे ही फिनलैंड और स्वीडन ने भी बोला कि नहीं, हम तो नॉन अलाइंड है, ना हम यूएस की साइड जाएंगे ना हम रशिया की साइड आएंगे। तो रशिया इससे थोड़ा नाराज हुआ था, लेकिन उसके बाद से ही रशिया को थोड़ा सा शक भी ये था कि कहीं ये यूएस की तरफ तो नहीं जाना चाह रहे, और अब वो शक सच हो गया है, ठीक है। नाटो की तरफ जा रहे हैं मतलब यूएस की तरफ ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के स्वीडन और फिनलैंड, इनका एक डर तो ये है कि अगर नाटो में शामिल हो जाते तो रशिया के बहुत क्लोज आ जाएगा नाटो। दूसरा, ये दोनों आर्कटिक स्टेट्स हैं, तो आर्कटिक जो एरिया है उसमें भी इनका काफी बड़ा स्टेक है। ओके, आर्कटिक काउंसिल जो है यहाँ पे उसका भी जो अभी चेयरपर्सन है, चेयर होल्डर है, वो रशिया ही है, ठीक है। तो यहाँ पे नाटो को अगर ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ नाटो की प्रेजेंस यहाँ पे आएगी, बल्कि जो आर्कटिक ओशन और आर्कटिक इंटरेस्ट है वो भी अफेक्ट होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नाटो। अब नाटो के लिए इसके क्या मायने हैं, पहला तो ये कि यहाँ पे अलायंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा अलायंस स्ट्रांग हो जाएगा, और यहाँ पे धीरे धीरे करके रशिया के अगेंस्ट या रशिया से डरे हुए जितने भी कंट्रीज हैं वो सब नाटो में आती जा रही हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, नाटो जो है वो यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक ग्राउंड गेन कर लेगा रशिया के आसपास, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा तेजी से एक्सपांड कर रहा है टूवर्ड्स द ईस्ट कि रशिया के एकदम नेबर तक पहुंच जाएगा नाटो, अगर यहाँ पे स्वीडन फिनलैंड का इसमें हो जाता है तो मेंबरशिप हो जाती है तो, ठीक है। और यहाँ पे ना सिर्फ लैंड तक, यहाँ पे बाल्टिक सी तक भी इसकी प्रेजेंस हो जाएगी नाटो की, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो नाटो है उसने पहले एक यहाँ पे ब्रिजेस वगैरह बिल्ड करना शुरू करे थे, ठीक है, यहाँ पे अप्रोचमेंट स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में क्या हुआ था कि जब से यूक्रेन का जो क्रीमिया है वो जब से रशिया ने एक्वायर कर लिया, एनेक्स कर लिया, तब से लेकर यहाँ पे जो नाटो के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर या इन्वेस्टमेंट वर्क्स है वो रुक गए थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे यूरो अटलांटिक की भी बात होती है कि यहाँ पे जो यूरो अटलांटिक रीजन है नाटो की प्रेजेंस से काफी सिक्योर हो जाएगा ये, ठीक है। जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, ये सब भी जो इनकी रिस्क थी कि रशिया के बहुत करीब आते हैं तो कहीं रशिया इनमें भी अग्रेसिव सा यहाँ पे रोल ना निभाए, ये जो डर है ये खत्म हो जाएगा नाटो के आने से, ठीक है। और यहाँ पे यूक्रेन को भी काफी मदद मिलेगी, कैसे, क्योंकि नाटो करीब आ जाएगा तो नाटो यहाँ पे इसको एडवांस्ड वेपन्स दे पाएगा, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट दे पाएगा, और कुल मिला के यूक्रेन को काफी सपोर्ट मिल जाएगा इससे, और हो सकता है यूक्रेन वॉर जीत भी जाए, है ना। तो ये जो पूरा आर्टिकल था ये बताता है कि नाटो की सिग्निफिकेंस क्या है, फिनलैंड और स्वीडन जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं नाटो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है रशिया के लिए, नाटो के लिए, ये सब बातें हमने देखी। आपका होमवर्क ये है कि जितनी भी कंट्रीज के यहाँ पे नाम आए ना उसको आप एक बार एटलस में जरूर देखना, उसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं, उसके आसपास कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं, ये भी आपको देखना है। इसके अलावा स्पीडिंग मेजर कॉज ऑफ डेथ, तो लेंसेट की एक स्टडी आई है, ठीक है, लेंसेट की एक स्टडी आई है, और इस स्टडी में इन्होंने यूज किया है ग्लोबल बर्डन डिसीज 2017 का डाटा, ठीक है। इन्होंने अपना डाटा भी लिया है लेकिन 2017 का भी इन्होंने डाटा लिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो यहाँ पे पता चला है कि लगभग 20,000 से ज्यादा, 20,500 कुछ 20,554 डेथ्स जो हैं वो यहाँ पे प्रिवेंट की जाती हैं, की जा सकती हैं अगर सिर्फ और सिर्फ व्हीकल स्पीड को कम कर लिया जाए, ठीक है। यानी कि अगर गवर्नमेंट इस चीज पे ध्यान
ध्यान देती कि स्पीड व्हीकल्स की एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा ना बढ़े, तो यहाँ पे लगभग 20,000 से भी ज़्यादा केसेस जो हैं डेथ के वो प्रिवेंट किए जा सकते हैं। अब इस रिपोर्ट में ये निकल के आया है कि काफ़ी सारी जो डेथ्स होती हैं हमारे देश में, लगभग 8th लार्जेस्ट कॉज जो है वो यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स इसका कॉज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हेलमेट्स अगर यूज़ करते हो या सीट बेल्ट अगर आप यूज़ करते हो तो 25 से 40% जो यहाँ पे डेथ्स हैं रोड एक्सीडेंट वाली, आप उसको बचा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये पहली स्टडी है लेंसेट की जिसमें हम कंट्री स्पेसिफिक डाटा देख पा रहे हैं सेफ्टी रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए। तो यहाँ पे पता चलता है कि क्रैश हेलमेट्स अगर आप यूज़ करते हो या फिर हेलमेट्स आप नहीं यूज़ करते हो तो उस चक्कर में आपके यहाँ पे इंडिया में लगभग 5600 से ज़्यादा लोगों की जान जाती है हर साल, ठीक है। उसके अगर आप सीट बेल्ट नहीं यूज़ करते हो या सीट बेल्ट अगर आप यूज़ करो तो लगभग 3200 लोग 3200 लोगों की जान आप बचा सकते हो हर साल, ठीक है। इसके अलावा ड्रंकन ड्राइविंग के उतने प्रॉपर हमारे पास डाटा है नहीं। इसके साथ यहाँ पे बताया गया है कि टोटल इंडिया में 2017 में लगभग 2,18,000 डेथ्स हुई थी बिकॉज ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स, ठीक है। गवर्नमेंट का डाटा बोलता है लगभग 1.5 लाख डेथ हुई थी, लेकिन यहाँ पे जो लेंसेट की स्टडी है वो बोलता है कि 2 लाख से भी ज्यादा डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स, ओके। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री है हमारी रोड ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, वो बोलती है कि इस साल 2020 में यहाँ पे 1,31,000 डेथ हुई है बिकॉज ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स, ओके। और यहाँ पे स्पीडिंग जो है, इसमें स्पीडिंग यानी कि बहुत तेज या रैश ड्राइविंग के कारण लगभग 70% जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें जो डेथ्स होती हैं टोटल, तो उसमें से 70% डेथ सिर्फ इस कारण से होती है क्योंकि स्पीडिंग का इशू है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं इसमें आप डाटा को जरूर यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। जितने भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं इसमें लगभग आप समझो कि 70% स्पीडिंग के इशू हैं, ठीक है। उसके बाद 11.5% जो इशूज हैं वो सीट बेल्ट नहीं बांधने के इशूज हैं, और बाकी 30% जो इश्यूज हैं वो हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ हेलमेट, तो हेलमेट ना पहनने के कारण भी डेथ्स हुई है यहाँ पे, ओके। तो ये बहुत बड़ा डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको यूज करना है हमको अपने आंसर्स में, ओके। अच्छा, यहाँ पे सीट बेल्ट यूज करना, हेलमेट यूज करना, स्पीड को ट्रैक करना, अगर हम सिर्फ इतनी चीजें भी कर लेते हैं ना तो हम 20,000 से ज्यादा डेथ्स बचा सकते हैं एक साल में। अब यहाँ पे देखो, जो रोड ट्रैफिक इंजरीज हैं वो 8th लीडिंग कॉज हैं, जितनी भी डेथ्स होती हैं उसमें 8th लीडिंग कॉज हैं यहाँ पे डेथ का, और स्पेशली इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 29, ओके। इसमें लगभग 14 लाख लोगों की जान जाती है हर साल, ठीक है, और लगभग 5 करोड़ लोग इंजर होते हैं हर साल, ये ग्लोबल लेवल पे बताया गया है, ओके। अब इंडिया में लगभग 10% जितनी भी टोटल जाने जाती है ना बिकॉज ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स, उसमें से सिर्फ 10%, उसमें से सिर्फ नहीं, उसमें से मेजर जो 10% हिस्सा है वो इंडिया में होता है। मतलब कि इंडिया में व्हीकल सिर्फ 1% है, पूरे वर्ल्ड में मान लो 100 व्हीकल है तो सिर्फ एक व्हीकल इंडिया में है, लेकिन अगर मान लो पूरे वर्ल्ड में 100 डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ द रोड एक्सीडेंट, तो इसमें से 10 डेथ अकेले इंडिया में हो रही है, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक एक्शन ऑफ रोड सेफ्टी, यहाँ पे एक डिकेड चल रहा है, डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2021 से लेके 2030 तक, ये सेकंड डिकेड है, ठीक है, जिसमें हम रोड सेफ्टी की बात कर रहे हैं। इसमें हमने टारगेट रखा है कि लगभग 50% जो डेथ्स हो रही हैं ऑन द रोड एक्सीडेंट्स, ये हमको कम करनी है बाय 2030, ओके। और इसके लिए हमारे लिए ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट जरूर करिएगा। आगे बात करते हैं 63,000 फार्म कोऑपरेटिव्स टू बी डिजिटाइज्ड। अब देखो, न्यूज़ ये है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये बोला है कि कोऑपरेटिव जो होते हैं ना उसमें सबसे लोवेस्ट लेवल की जो कोऑपरेटिव है, एकदम ग्राउंड लेवल की कोऑपरेटिव, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, तो यहाँ पे ऐसी 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं हमारे देश में, इनको सभी को डिजिटाइज किया जाएगा। अब ये जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है कोऑपरेटिव सेक्टर की, और इनका कंप्यूटराइजेशन होगा। इनके कंप्यूटराइजेशन के लिए हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को यहाँ पे 4 लाख का अमाउंट मिलेगा, जिसके थ्रू ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं इनके उन सभी को डिजिटाइज करेंगे, ओके। तो यहाँ पे जो कंप्यूटराइजेशन होगा उससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, रिलायबिलिटी आएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, सारी अकाउंटिंग वगैरह में ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये काफ़ी सारे स्कीम्स को भी इंप्लीमेंट करती है रूरल एरियाज़ में, एकदम ग्राउंड लेवल पे। तो एक जैसे डीबीटी की स्कीम है, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। उसके अलावा दूसरा है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ओके। तीसरा है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सब स्कीम्स को लॉन्च करने का, ये सब स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने का काम यही करती है। तो अगर डिजिटाइजेशन हो जाएगा, कंप्यूटराइजेशन हो जाएगा, तो इनका और ज़्यादा इफिशियंसी बढ़ जाएगी इन स्कीम्स को हमें इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा समझा देती हूँ। इकोनॉमी का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, ये कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन होते क्या हैं बेसिकली, ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसमें कई सारे लोग मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, और ये गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं ये सारे इंस्टीट्यूशन। इसमें कई सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं सोसाइटी के, अपने अपने रिसोर्सेज कुछ कुछ लेके आते हैं, मेंबरशिप फीस वगैरह लगती है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपस में कोऑपरेट करते हैं और जिसको भी जरूरत होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो A B C D इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, तो इन सब ने पैसे अपने पूल किए और ए को जरूरत है पैसे की, तो इसने ही इसी इंस्टीट्यूशन ने इनको पैसे दे दिए लोन पे। अब ए उसका इंटरेस्ट भरेगा और उससे इस इंस्टीट्यूशन की कमाई होगी, ठीक है। तो ऐसे अर्बन और रूरल दोनों तरफ पे कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन होते हैं। जब हम रूरल एरियाज की बात करते हैं, रूरल एरियाज में मेनली देखो फार्मर्स वगैरह होते हैं, जो यहाँ पे हैंडलूम सेक्टर होता है, फार्मर सेक्टर होता है, ये सब सेक्टर्स ज़्यादा होते हैं और इन्हें क्रेडिट की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर है, ठीक है, शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर में 3 लेवल्स पे ये कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन होते हैं। पहला होता है स्टेट लेवल, फिर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल और फिर होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे जो 3 टायर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं रूरल एरियाज में, उसमें सबसे लास्ट टायर जो होता है ना, वो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं। ओके, अब देखो इन्हीं की बात कर लेते हैं कि ये बेसिकली करती क्या है। तो ये जो 3 टायर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर है हमारा, उसका फाउंडेशन बनाती है, ठीक है। सबसे ग्राउंड लेवल पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो ये होती है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। ये विलेज लेवल इंस्टीट्यूशन होता है जो डायरेक्टली मदद करता है रूरल रेसिडेंट्स की, ठीक है। ये क्या करता है, उनको एनकरेज करता है, जितने भी जैसे मान लो फार्मर्स हैं उनको एनकरेज करता है कि आपके पास अगर थोड़ा पैसा बचा हुआ है तो उसको बचाओ, सेव करो, उसको यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो आप, ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट आप कमा सकते हो। उसके बाद अगर आपको जरूरत है तो आप लोन ले सकते हो और लोन भी डिजर्विंग जो बोरोवर्स हैं उनको दिया जाता है। रीपेमेंट कलेक्ट करने का काम भी यही करती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक फाइनल लिंक होती है बिटवीन द बोरोवर एंड द रेटिंग एजेंसी और सॉरी द लेंडिंग एजेंसी। ओके, तो जैसे देखो अगर कोई फार्मर है, ठीक है, तो ये फार्मर को पैसे चाहिए और इसको पैसे चाहिए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, जिससे भी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो लिंक का काम करता है ना, वो ये PACS करता है, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी ये काम करती है। यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल आता है, यानी कि ये कैसे इंस्टीट्यूशन चल कैसे रहा है, तो यहाँ पे ये वर्किंग कैपिटल कहाँ से आता है, खुद के जो फंड हैं, जो डिपॉजिट्स हैं, बोरोइंग हैं और अदर सोर्सेज के थ्रू ये पूरा फंडिंग होती है इसकी। ओके, अब आगे बात कर लेते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। एक आर्टिकल आया है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या होता है कि मान लो ये एक पार्टी है, इस पार्टी का कोई एक MLA है, ठीक है, जीत गया पार्टी से, पार्टी के नाम पे ये जीत गया, MLA बन गया। अब पार्टी जब इसने MLA बन गया, मिनिस्टर बना दिया गया या जो भी MLA बन गया, आफ्टर बीइंग एन MLA ये क्या करता है, पार्टी शिफ्ट कर लेता है, अपनी पार्टी A पार्टी से B पार्टी में चला जाता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ ये बोलता है कि अगर ऐसा कुछ करता है या A के अगेंस्ट जाता है, ये A पार्टी के अगेंस्ट जाता है किसी भी तरह से, तो मान लो अगर इसने किसी पार्टी को चेंज कर लिया या पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी, तो ऐसे में ये जो MLA है ना, तो ये MLA भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उससे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ का सिंपल सा मतलब है दल बदल कानून। आया था ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इन ईयर 1985। ओके, और ये जो ऐड हुआ है ये हुआ है 10th शेड्यूल में। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे ये कहा गया है कि कोई भी MP या MLA डिस्क्वालीफाई होगा कब कब, एक तो तब जब वो अपनी मेंबरशिप खुद से छोड़ दे, वॉलंटरीली अपनी मेंबरशिप छोड़ दे किसी पॉलिटिकल पार्टी की, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दूसरा, अगर वो इलेक्टेड है, ठीक है, इलेक्टेड होने के बाद यहाँ पे अगर वो कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो। तीसरा, अगर वो जैसा कि अगर मान लो A पार्टी है, A पार्टी में एक होगा जो डायरेक्ट करेगा सारी वोटिंग्स को कि आप सभी जो MLAs हैं, A पार्टी के जितने भी MLAs हैं वो वोटिंग इस तरह से करेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है। तो हाँ डालना है, ना डालना है, जो भी वोटिंग डालनी है उसको बताने वाला एक पर्सन होता है जिसको बोलते हैं व्हिप। तो अगर व्हिप के डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया जाता है या फिर आप उल्टा वोट डाल देते हो या फिर वोट डालने से आप एब्सटेन कर देते हो, तो ऐसे में आपके अगेंस्ट पार्टी डायरेक्शंस ले सकती है, पार्टी आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है और आपको अपनी पार्टी से निकाल सकती है इस ग्राउंड पे, और फिर आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप नॉमिनेटेड कैंडिडेट हो, नॉमिनेटेड MP या MLA हो और आप 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करते हो, तो भी आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मतलब कि आप 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकते।
और अगर आप इंडिपेंडेंट हो यानी कि निर्दलीय हो और उसके बाद आप किसी पार्टी को ज्वाइन करते हो तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ओके, लेकिन इसमें दो एग्जाम्पशन है। पहला एग्जाम्पशन तो ये कि स्पीकर जो है, स्पीकर चाहे तो पार्टी छोड़ सकता है स्पीकर बनने के बाद, क्योंकि ये समझ में आता है कि चलो ठीक है इसको अनबायस्ड होके काम करना है, तो रिजाइन कर सकता है और वापस जब स्पीकर का टेन्योर खत्म हो जाए तो वापस से उस पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। इस पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। दूसरी चीज यहाँ पे ऐसा कि अभी देखो महाराष्ट्र में भी क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में लगभग 2/3 से भी ज्यादा मेंबर्स जो हैं शिवसेना के, उन्होंने छोड़ दी है पार्टी और उन्होंने शिवसेना बाला ठाकरे जो पार्टी नई बनी है उसमें जाके वो शामिल हो गए। तो यहाँ पे ये कहा है कि अगर 2/3 से ज्यादा मेंबर्स पार्टी शिफ्ट कर लेते हैं या पार्टी चेंज कर लेते हैं तो इसको ये नहीं माना जाएगा कि इन्होंने डिफेक्शन किया है, इसको ये माना जाएगा कि पार्टी यहाँ पे एक पार्टी जाके दूसरी पार्टी में मर्ज हो गई है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इनके अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा और ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ठीक है, और जो डिसीजन होता है डिस्क्वालिफिकेशन का ये लेते हैं जो चेयरमैन होते हैं हाउस के, जैसे स्पीकर हो सकते हैं या फिर अगर राज्यसभा है तो उसके चेयरमैन हो सकते हैं। ठीक है, विधान परिषद है तो उसके चेयरमैन हो सकते हैं। तो उस हिसाब से तो स्पीकर या फिर चेयरमैन जो है वो इसका डिसीजन लेते हैं, हालांकि इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो ये तो मैंने आपको बताया बेसिक चीजें अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। अब देखो इस पूरे आर्टिकल में क्या लिखा है। बेसिकली जो कुछ कुछ चीजें आपके काम की यहाँ पे, एक तो फ्लोर क्रॉसिंग, फ्लोर क्रॉसिंग ये टर्म याद रखना। फ्लोर क्रॉसिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप एक पार्टी में थे, आप एमएलए एमपी बने और उसके बाद आपने फ्लोर क्रॉस करा, मतलब कि आपने अपनी पार्टी चेंज कर ली यानी कि डिफेक्ट कर दिया आपने, तो इसी को हम फ्लोर क्रॉसिंग कहते हैं। ठीक है, तो फ्लोर क्रॉसिंग इज इक्वल टू डिफेक्शन। ओके, अब यहाँ पे हमने देखे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं, एमपी में भी हुआ था, गोवा में भी हुआ, अभी महाराष्ट्र में हो रहा है ये डिफेक्शन वाला केस। ठीक है, लेकिन अभी महाराष्ट्र में जो लोग हैं जिन्होंने डिफेक्शन किया है, ठीक है, वो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहे। क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई हो रहे? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बल्क डिफेक्शन किया है और बल्क डिफेक्शन हमारे एंटी डिफेक्शन लॉ में डिफेक्शन नहीं माना जाता। अभी हमने पढ़ा ना कि एग्जेम्पशन किसको मिलता है, अगर 2/3 से ज्यादा मेंबर्स एक साथ डिफेक्ट करते हैं, एक साथ पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो ऐसे में यहाँ पे ये नहीं माना जाता कि इन्होंने पार्टी छोड़ी है या दल बदला है या डिफेक्ट किया है। ये माना जाता है कि जो पार्टी थी इनकी वो मर्ज कर रही है दूसरी पार्टी में। ठीक है, तो ये सारे के सारे एमएलएज बेसिकली यहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ठीक है, और ये बात करता है पैराग्राफ 4। ठीक है, पैराग्राफ 4 के बारे में बताया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ के कि यहाँ पे अगर एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं 2/3 से ज्यादा एमएलएज, तो ये माना जाता है कि ये पार्टी दूसरी पार्टी में जाके मर्ज हो रही है। ओके, ये नहीं माना जाता कि यहाँ पे डिफेक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे बेसिकली बोला गया कि क्रिटिसिज्म है, ये बेसिकली जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसका क्रिटिसिज्म है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जना डिफेक्ट करें या मल्टीपल लोग डिफेक्ट करें, डिफेक्शन इज डिफेक्शन। तो यहाँ पे जिस कॉज के लिए बनाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ वो यहाँ पे डिफीट हो रहा है ना। और दूसरी चीज ये कि लॉ कमीशन जो है उसने भी 1999 में ये बोला था कि यहाँ पे इसको हमें रिव्यू करने की जरूरत है एंटी डिफेक्शन लॉ को। ठीक है, तो इसके बारे में और चीजें देखते हैं कि किस किस ने यहाँ पे ऐसा बोला है। तो कई सारी चीजें हैं, कई सारी रिकमेंडेशन हमें मिली है एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर। ठीक है, जैसे लॉ कमीशन की जो 170th रिपोर्ट है, इसने कहा कि जो पार्टीज में विप इशू होता है वो विप सिर्फ तब इशू होना चाहिए जब पार्टी का या फिर गवर्नमेंट के ऊपर कोई डेंजर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो गवर्नमेंट का कोई कॉन्फिडेंस बिल है, नो कॉन्फिडेंस बिल, उसको आपको डिफीट करना है, तो यहाँ पे विप जनरेट कर सकता है कि हाँ चलो सब लोग यही वोटिंग करोगे। ठीक है, नॉर्मल से कुछ इश्यूज हैं उस पर आप विप जनरेट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एमएलए या एमपी इलेक्ट होकर आए हैं उनको लगता है कि हमारी तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, हमारे ओपिनियंस की कुछ वैल्यू ही नहीं है, हम यहाँ पे इलेक्ट होके आए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम करने के लिए, और यहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए तो हम कुछ काम ही नहीं कर पा रहे, हमारा यहाँ पे तो सिर्फ पार्टी के हिसाब से काम हो रहा है। तो ऐसा चीज को रोकने के लिए यहाँ पे ये एक सजेशन है लॉ कमीशन का कि जो विप डायरेक्शन जनरेट करते हैं वोटिंग को लेकर वो सिर्फ तब करें जब गवर्नमेंट डेंजर में हो। नॉर्मल इश्यूज के लिए क्यों जरूरत है इनको विप को कोई भी यहाँ पे डायरेक्शन जनरेट करने की। दूसरा इनका एक रिकमेंडेशन ये था कि जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है डिस्क्वालिफिकेशन पे वो स्पीकर ना ले, क्योंकि स्पीकर कई बार बायस्ड हो सकता है। तो स्पीकर की जगह या तो प्रेसिडेंट ले या तो गवर्नर ये डिसीजन ले, और इसमें भी ऐसे नहीं कि अकेले, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पे ये डिसीजन लिए जाए। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ज्यादा चीजें पता है। तो ये तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी। एक और है वेंकट चलैया कमेटी। ठीक है, वेंकट चलैया कमीशन, ये याद रखना है नाम इनका किससे रिलेटेड है। तो वेंकट चलैया कमीशन ने भी यही सेम रिकमेंडेशन दी। इसके साथ इन्होंने बोला कि डिफेक्टर्स जो हैं उनको आगे से आप बार कर दो
कि यहाँ पे कोई भी बड़ी मिनिस्टीरियल या रेम्यूनरेटिव पोजीशन आप इनको नहीं दोगे हाउस में, ठीक है। उसके अलावा एक दिनेश गोस्वामी कमेटी भी है, ठीक है। दिनेश गोस्वामी कमेटी ने बोला कि हाँ सही बात है कि जो डिसाइड करने वाला जो अथॉरिटी है वो स्पीकर नहीं प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर को होना चाहिए, एंड दैट टू ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। और दूसरी चीज इन्होंने बोली सेम चीज कि अगर आपको पार्टी को कोई डायरेक्शन देने भी है वोटिंग को लेकर तो आप तब दीजिए ना जब कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह हो रहा है, ठीक है। आप हमेशा क्यों इनको डायरेक्शन दे रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि अगर आपको किसी को डिस्क्वालीफाई करना ही है तो तब डिस्क्वालीफाई कीजिए जब वो वॉलंटरीली अपनी मेंबरशिप छोड़ रहे हैं। अभी क्या इश्यू हो रहा है कि एक पार्टी बिल्कुल अलग आइडियोलॉजी की, दूसरी पार्टी बिल्कुल अलग आइडियोलॉजी की, पैसे के लिए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इस तरीके की वॉलंटरी गिविंग अप ऑफ मेंबरशिप होता है इसमें आप इनको डिस्क्वालीफाई कीजिए, आप जबरदस्ती इनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी रिकमेंडेशन आपको याद रखनी है फॉर मेन्स, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लेना इनको, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल ब्लेरिंग रेड, तो इसमें उदयपुर की जो किलिंग हुई है जो कि बहुत ही हीनस सी किलिंग, बहुत ही टेरिबल सी किलिंग हुई है, उसके बारे में ये इशू है। तो उदयपुर में बेसिकली हुआ क्या है मैं आपको बता देती हूँ। आपको पता होगा बीजेपी की एक पॉलिटिशियन है नुपुर शर्मा, इन्होंने कुछ बयान दिया था जिसमें इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ गलत चीजें कही, ठीक है, कुछ गलत टिप्पणियां करी। अब यहाँ पे इनके अगेंस्ट जो ये जो इन्होंने कहा इसके अगेंस्ट जो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है वो बहुत भड़क गई। सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, बहुत सारे जो लोग हैं देश के वो भड़क गए, ठीक है। जो कि यहाँ पे भले हिंदू थे वो भी भड़क गए कि आप किसी कम्युनिटी के लिए ऐसा नहीं बोल सकते। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर के देशों में जैसे OIC जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, ये भी काफी, इसके भी कई सारे मेंबर्स भड़क गए थे कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो यहाँ पे जो टेलर था उसने यहाँ पे जो जिसकी अगेंस्ट ये किलिंग्स वगैरह हुई, जो एक हिंदू टेलर था, ठीक है, उसने यहाँ पे इनके कुछ सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक वगैरह किया हुआ था, इसको सपोर्ट किया हुआ था नुपुर शर्मा के बयानों को। तो यहाँ पे इतना ज्यादा इनटॉलरेंस का एक्ट हमें देखने को मिलता है जहाँ पे दो यहाँ पे लोग आते हैं हु बिलोंग फ्रॉम अ मुस्लिम कम्युनिटी और यहाँ पे वो इस हिंदू टेलर को उसका गला काट देते हैं, उसको मार देते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं उसका वीडियो भी बनाते हैं। सो दिस थिंग हैज लिटरली शेकन द कंट्री, ठीक है, कि इतना ज्यादा कोई इनह्यूमन कैसे हो सकता है। अब कुछ लोग हैं जो इसको रिलीजन से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर आप इसको देखोगे तो ये एक तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी है ना। यहाँ पे आप टेरर फैलाने की एक्टिविटी कर रहे हो, टेररिस्ट एक्टिविटी है, ये कोई नॉर्मल मर्डर या नॉर्मल होमिसाइड नहीं है ना। ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी है जिसमें आप वीडियो बनाकर लोगों को चमकाने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे हुआ ऐसा है कि जो कन्हैया लाल जो कि बेसिकली यहाँ पे जो हिंदू था, जिसकी जो हिंदू पर्सन जिसकी डेथ हुई है यहाँ पे, जिसका मर्डर हुआ है बेसिकली, उनका यहाँ पे जो ये ग्रूसम किलिंग हुई है राजस्थान में, ये बेसिकली एक संदेशा ये देती है कि ये दो लोग जिन्होंने इस हिंदू पर्सन को मारा, उनका ये कहना था कि हम अपने फेथ को, हम अपने इस्लामिक ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने किया क्या है, इन्होंने उल्टा जो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है इंडिया में उसको कटघरे में ला के खड़ा कर दिया है। अब देखो ये काम किया है दो लोगों ने, लेकिन यहाँ पे कम्युनिटी पूरी की पूरी बदनाम हो रही है, ठीक है। और इसके कारण देखो इनटॉलरेंस पहले से थोड़ा सा है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, हमारे न्यूज एंकर्स हो गए, ये लोग यही काम कर रहे हैं आजकल, है ना, इंटॉलरेंस फैलाने का। उसके रिप्लाई में यहाँ पे हम लोग भी भड़क जाते हैं, ठीक है, हम लोग भड़क के और इंटॉलरेंस को फैलाते हैं, सिविलियंस भड़क जाते हैं। उसके बाद हम पोस्ट वगैरह कर रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद यहाँ पे जो ये इस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे मर्डर किया, ये लोग तो बिल्कुल इंटॉलरेंस की भी हदें, इन ह्यूमैनिटी की भी हदें इन्होंने पार कर दी है। तो ये एक इंसिडेंट हुआ। इसके रिप्लाई में फिर हमारी सोसाइटी में यहाँ पे एक कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ नेगेटिव फीलिंग आ जाएंगी, हॉस्टिलिटी आ जाएगी, तो यहाँ से और इंटॉलरेंस फैलेगा। तो ये साइकिल कभी बंद नहीं होनी है, ठीक है। इसके बाद देखोगे आपकी कम्युनलिज्म इंडिया में बढ़ता ही जाना है, अगर ये चीजें कंटिन्यू हुई ना तो कम्युनलिज्म इंडिया में बढ़ता ही जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो किलिंग है बेसिकली ये दिखाती है कि जो कम्युनल सिचुएशन है इंडिया में वो किस तरह से मेजर टर्न ले रही है, ओके। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, लॉ को अनइवनली अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। इसके चक्कर में सीरियस डिसएंचेंटमेंट हो रही है, ठीक है। पहले तो देखो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, न्यूज एंकर्स हैं, वो इतना भड़काने का काम करते हैं, ठीक है, सोशल हार्मनी को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जो इस तरह की हेट्रेड फैलाने का काम करते हैं। अब इसके चक्कर में क्या होता है, हमारी सोसाइटी में रेडिकलाइजेशन भी बढ़ता जा रहा है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, ठीक है। रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, और रेडिकलाइजेशन सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं, दोनों कम्युनिटीज का रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है। इसमें हिंदुत्व वायलेंस को बढ़ावा मिल रहा है।
इसके चक्कर में मुस्लिम्स का भी रेडिकलाइजेशन हो रहा है और बेसिकली जो दोनों कम्युनिटीज हैं उनके बीच में दूरियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ओके, और अगर हम इसको अभी कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमारी जो सिटीजनरी है, हमारी जो सोसाइटी है, उसका जो फेथ है, जो होप है उसकी रूल ऑफ लॉ से, वो भी खत्म होती जा रही है। मतलब देखो कितना हीनस इंसिडेंट है कि यहाँ पे दो लोग आके किसी पर्सन को मार देते हैं जस्ट ऑन रिलीजियस ग्राउंड और कोई कुछ नहीं कर पाता। रूल ऑफ लॉ का उनको कोई डर नहीं है। तो ऐसे में जो सोसाइटी है उसका फेथ उठता जाता है रूल ऑफ लॉ से, गवर्नमेंट से, और एक तरह की अनाकी आती जाती है। ठीक है, और ऐसे में चक्कर क्या होता है कि यहाँ पे हमारा देश पिसता है, हमारे देश की दो कम्युनिटीज आपस में लड़ती रहती हैं और फायदा उठाती है कोई तीसरी कंट्री, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया। ठीक है, इनफैक्ट आप देखोगे कि ये वाला जो केस है ना, इसमें भी लिंक्स मिली है पाकिस्तान से कनेक्टेड। ठीक है, तो ये जो कंट्रीज है, जो एनिमीज है हमारे देश के, वो इसका एडवांटेज उठाते हैं। तो कुल मिला के हमको जरूरत ये है कि हम सभी, सारे जो स्टेक होल्डर्स इन सोसाइटी के, वी एज अ सिटीजन, ठीक है, गवर्नमेंट, न्यूज चैनल्स, मीडिया, सभी लोगों को कॉशियस रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम यहाँ पे इनटॉलरेंस को बढ़ावा ना दें। ओके, तो आप लोग भी मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई एक्सपेक्ट मेच्योरिटी फ्रॉम यू ऑल। ठीक है, थोड़ा सा विजडम के साथ, थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ और थोड़ा सा सही शब्दों में आप लोग मुझे बताना कि आपका क्या यहाँ पे राय है, आपका क्या ओपिनियन है कि किस तरह से हम देश की सिचुएशन को सुधार सकते हैं। एंड see, you are going to be a district magistrate in future, you are going to be the executive of this nation. okay, तो आपको यहाँ पे, आपसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ मेच्योरिटी, आपसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ डिसेंसी। तो उस डिसेंसी को मेंटेन करते हुए अपने ओपिनियंस बताना। ठीक है, यू शुड बी वेलकमिंग अदर्स ओपिनियंस ऑल्सो। ठीक है, अगर आप उनसे अग्री नहीं करते वो अलग बात है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एक दूसरे के ओपिनियन से अग्री करो, लेकिन सामने वाले को बोलने का मौका तक नहीं देना। दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। ओके, वी लिव इन अ डेमोक्रेसी एंड वी शुड रिस्पेक्ट इट। ओके, तो यहाँ पे आप लोग मुझे अपने ओपिनियन ज़रूर बताना कि यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन है कि किस तरह से हम देश की सिचुएशन को सुधार सकते हैं। ओके, तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसको कॉमेंट जरूर करना, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना एंड शेयर ज़रूर करना। दैट वॉज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।